धरती का सदर्न कॉन्टिनेंट जो साउथ पोल पर लोकेटेड है, यह दुनिया का सबसे ठंडा, सूखा और बर्फ से ढका महाद्वीप है। यहाँ टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ आज तक कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। केवल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, जहाँ रिसर्चर हमेशा नहीं रहते, बल्कि केवल कुछ महीनों के लिए ही यहाँ आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका 98 पर हिस्सा बर्फ से ढका है, जो दुनिया के कुल ताज़े पानी का लगभग 70 पर है। आई नो अब तक आप समझ गए होंगे कि हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, जबकि अंटार्कटिका के बारे में यह सब तो हर कोई जानता है। चलो मान लिया कि इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन अब हम जो आपको बताएंगे उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअल में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अंटार्कटिका की सैटेलाइट से कुछ ऐसी इमेज कैप्चर की हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। इसमें अंटार्कटिका की वाइट स्नोई सरफेस पर कुछ ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, लगातार बढ़ते जा रहे इन ग्रीन पैचेस को तबाही का कारण बताया जा रहा है। लेकिन यह आखिर है क्या? आइए डिटेल्स में जानते हैं। अंटार्कटिका की ग्रीन पैचेस वाली यह इमेज यूरोप की एक स्पेस एजेंसी ने रिलीज की है, जिसे सैटेलाइट की हेल्प से कैप्चर किया गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अंटार्कटिका की वाइट सरफेस पर ग्रीन ग्रीन पैचेस बने हुए हैं। अगर यह आज से कुछ दशकों पहले की बात होती तो शायद कभी पता भी नहीं चलता कि अंटार्कटिका में चल क्या रहा है। मगर अब क्योंकि आज हमारे पास एक विकसित तकनीक है, इसलिए अंटार्कटिका में क्या हो रहा है, यह सब देखना हमारे लिए आसान है। लेकिन आज से कुछ सदियों पहले ऐसा नहीं था। आज हमने भले ही अर्थ के ऊपर, नीचे, पानी के अंदर, उसके बाहर हजारों मिस्ट्रीज को सुलझा लिया हो, लेकिन 10वीं सदी के समय ऐसा नहीं था। मगर तब भी अंटार्कटिका एक पहेली था। वैसे हम आपको बताते चलें, आज जो अंटार्कटिका दूर दूर तक बर्फ से ढका हुआ है, आज से एक 100 मिलियन साल पहले वैसी ऐसा नहीं था। जहां आज अंटार्कटिका में बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलता, वहीं आज से 100 मिलियन साल पहले हरे भरे जंगल, जीव जंतु और पेड़ पौधे हुआ करते थे। उस टाइम के इस वर्ल्ड को ग्रीन अर्थ कहा जाता था। तब क्लाइमेट भी बहुत अलग थी। वेदर गर्म रहता था, साथ ही पृथ्वी के पोल्स पर बर्फ दूर दूर तक भी नहीं थी। अब आप अंटार्कटिका के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि आज सफेद दिखने वाला अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा जंगल दिखता था, जिसमें घने पेड़ पौधे और फल फूल उगते थे। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च को देख सकते हैं। उनका मानना है कि आज से 100 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में बर्फ की जगह ग्रीनरी थी। यहाँ पर डायनासोर से लेकर जाइंट सी क्रिएचर्स मौजूद थे। और यही नहीं, इनफैक्ट यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ह्यूमन रेस, पेड़ पौधों सभी के लिए फ्रेंडली था। लेकिन अचानक से अर्थ के टेम्परेचर में चेंज आने लगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत हो चुकी थी। आज से 34 मिलियन साल पहले टेम्परेचर में आए इस चेंज से अंटार्कटिका धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और कब यह हरा भरा कॉन्टिनेंट सफेद बर्फ की चादर में बदल गया, किसी को पता भी नहीं लगा। अंटार्कटिका में मौजूद जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी बर्फ की चादर के नीचे दबकर रह गए हैं, जिससे प्रेजेंट वाला अंटार्कटिका हमारे सामने है। एक ऐसा अंटार्कटिका जहां पर दूर दूर तक जीवन का नाम और निशान नहीं है। कभी एवरेज टेम्परेचर वाला अंटार्कटिका आज दुनिया का सबसे कोल्ड कॉन्टिनेंट बन गया है। इनफैक्ट अंटार्कटिका कब एक बर्फीला कॉन्टिनेंट बन गया है, इस बात का सालों तक तो हमें पता ही नहीं चला। फिर 1820 में कुछ ऐसा हुआ कि इस सफेद कॉन्टिनेंट पर दुनिया की नजर पड़ी। दरअसल 1820 में रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गटलिव ने पहली बार अंटार्कटिका को देखा। एक ऐसे अंटार्कटिका को जो देखने में बिल्कुल सफेद था, यानी कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई थी। जब पहली बार उनकी अंटार्कटिका पर नजर पड़ी तो उन्हें ऐसा लगा कि वह एक सेकंड वर्ल्ड को देख रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक इंसान है ही नहीं। ना यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और ना ही जीवन अंटार्कटिका के बारे में। 1820 में फेबियन गटलिव को थोड़ा अजीब लगा होगा या देखने में भी स्करी लगा होगा, लेकिन अंटार्कटिका जैसा भी है, उसका सेम एज इट इज रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंटार्कटिका में हुए माइनर चेंज भी हमारी अर्थ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघल रही है।
इस थोड़ी सी बर्फ के पिघलने से ह्यूमन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया के कुछ शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री को क्रॉस कर गया है। इतनी हाई टेम्परेचर में मानव का सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर नहीं रुकती तो यह टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आज बर्फ से ढका हुआ हमारा अंटार्कटिका बहते समुद्र की तरह लगने लगेगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का पूरी दुनिया ट्राई कर रही है। अभी तक तो हम ग्लोबल वार्मिंग को ही एक ट्रबल की तरह कंसीडर कर रहे थे, मगर जब यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अंटार्कटिका की सैटेलाइट से ली गई इन इमेजेस में ग्रीन पैचेस को देखा तो एक और मुसीबत हमारे सामने आ गई जो शायद ग्लोबल वार्मिंग से भी ज्यादा बड़ी है। अंटार्कटिका के लिए यह ग्रीन पैचेस जमीन से 100 फीट ऊपर है, क्योंकि इसके नीचे तो बर्फ ही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जहां पर पौधों के लिए मिट्टी नहीं है, वहां पर यह ग्रीन पैचेस कहां से आए? एक्चुअल में एंटार्कटिका का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वहां पर पेड़ पौधे सरवाइव कर सके। इसलिए इस इमेज ने सोशल मीडिया और साइंटिस्ट कम्युनिटी में तहलका मचा रखा है। नेचर जर्नल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में इन ग्रीन पैचेस को ग्रीन स्नो एल्गी का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने इमेज में दिखाई देने वाले इन सभी पैचेस को एक साथ मिलाकर एक मैप डेवलप किया है, जिनकी डीप रिसर्च से पता चला है कि यह ग्रीन पैचेस अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन पर ज्यादा हैं, यानी कि उन जगहों पर जहां पर सी बर्ड्स, पेंगुइन, सी सेल्स और दूसरे सी एनिमल की कॉलोनी है। साइंटिस्ट ने ग्रीन पैचेस का जो मैप बनाया है उसका टोटल एरिया 1.9 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अंटार्कटिका की इतनी मोटी बर्फ पर यह ग्रीन पैचेस बने कैसे? तो इस बात को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा अंटार्कटिका में सर्वे किया गया, जिसमें साइंटिस्ट्स का कहना है कि अंटार्कटिका की बर्फ पर इन ग्रीन पैचेस के बनने के पीछे माइक्रोस्कोपिक एलगी रिस्पॉन्सिबल है। और इमेज में हमें जो ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं वह इन माइक्रोस्कोपिक एल्गी के लार्ज स्केल पर बनने की वजह से ही दिख रहे हैं। हालांकि वैसे तो अंटार्कटिका पर यह माइक्रोस्कोपिक एल्गी बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन लास्ट 35 ईयर में इनकी ग्रोथ बहुत ही स्पीड से बढ़ी है। इसलिए यह इमेज में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन 35 सालों में ऐसा क्या हुआ कि यह माइक्रोस्कोपिक एल्गी लार्ज स्केल पर डेवलप हुई है? तो बताते चलें कि साइंटिस्ट इसके पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं। जी हाँ, इन ग्रीन पैचेस के पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। इसे आप थोड़ा सिंपल वे में भी समझ सकते हो। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। और तो और अंटार्कटिका में कहीं कहीं पर बर्फ पिघल कर पानी बन गया है, जिससे छोटे छोटे वाटर पॉकेट बन गए हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अंटार्कटिका की कोस्टलाइन पर कुछ सी एनिमल्स, पेंगुइन और सी सेल्स मौजूद है। ये सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे वेस्ट छोड़ते हैं, जो न्यूट्रिएंट वेस्ट की कांटेक्ट में आने पर फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जो इन छोटी वाटर पॉकेट में ग्रीन माइक्रोस्कोपिक एल्गी को प्रोड्यूस करता है। और यही वजह है कि हमें 60 पर ग्रीन स्नो एल्ग ब्लूम तो सीबर्ड और पेंगुइन कॉलोनी के 5 किलोमीटर के अंदर ही देखने को मिलती है। आज से कुछ सालों पहले इस तरह की एलगी ऐसे अंटार्कटिका के बीच में नहीं देखी गई थी। पता है क्यों? क्योंकि तब अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट इनके लिए फ्रेंडली नहीं था। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बर्फ पिघल रही है। और इन ग्रीन एलगी के लिए भी एक ईजिएस्ट हैंड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अंटार्कटिका का टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा। और यह कोस्ट लाइन पर दिखाई देने वाली स्नो एलगी धीरे धीरे अंटार्कटिका के दूसरे एरिया को भी ग्रो करने लगेगी। अंटार्कटिका का इस तरह से ग्रीन होना आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यह अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका की बढ़ती या ग्रीनरी हमारे वर्ल्ड के लिए श्राप साबित हो सकती है। अंटार्कटिका फिलहाल जैसा है वैसा ही हमें चाहिए। हमें इसकी ऐसे ही जरूरत है, क्योंकि अगर अंटार्कटिका की बर्फ इस ग्रीनरी में बदल गई तो यह ह्यूमन रेस के लिए डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकती है। क्योंकि आज अंटार्कटिका की केवल कोस्टलाइन पर ही हमें कुछ सी एनिमल्स और पेंगुइन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो यहां पर ह्यूमन का रहना भी आसान हो जाएगा। लेकिन हमें इसकी कॉस्ट महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट सी लेवल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन अगर अंटार्कटिका की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से मापी जाए तो यह केवल 500 मीटर ऊंचा है,
यानी कि 2000 मीटर मोटी बर्फ अंटार्कटिका पर जमी हुई है, जो पूरी अर्थ के टेम्परेचर को ठंडा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जब उगते सूर्य की किरणें अंटार्कटिका के नॉर्थ पोल पर पड़ती हैं, तो अंटार्कटिका की सरफेस पर मौजूद स्नो मोस्टली सनरेज को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो अंटार्कटिका ठंडा रहता है, और दूसरा ओवरऑल पृथ्वी का एनवायरनमेंट ठंडा बना रहता है, क्योंकि यह ज्यादा सनरेज को ऑब्जर्व नहीं करने देता। लेकिन यह रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अगर एंटार्कटिका पर इन फ्यूचर या ग्रीन स्नो एलगी फ्लोरिश होने लगी तो यह रिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका की सरफेस पर जो ग्रीन पैचेस बने हैं, इन फ्यूचर अगर यह ग्रीन पैचेस बढ़ जाते हैं तो ग्रीन कलर सनराइज को ऑब्जर्व करेगा और इसके नीचे जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे सी लेवल इंक्रीज होगा। साइंटिस्ट द्वारा की गई रिसर्च से पता चला है कि अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल्स पर इतनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है कि उसके मेल्ट होने से सी लेवल 210 फीट तक इंक्रीज हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हम ह्यूमंस पर पड़ेगा। अंटार्कटिका की आइस मेल्ट होने से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 18 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इस कंडीशन से इक्वेटर इनहैबिटेबल हो सकते हैं। सी लेवल बढ़ने से आसपास के शहर, यहां तक कि पूरे देश के पानी में डूबने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आज का व्हाइट अंटार्कटिका ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। ग्रीन अंटार्कटिका की हमें भारी कीमत मत चुकानी पड़ सकती है। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या अंटार्कटिका ग्रीन हो जाए, या ये बर्फ से ढका हुआ ही आपको अच्छा लगता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।